नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना आपका स्वागत करता है। हम लोग जीवन की मौलिक इकाई विषय पर चर्चा करते हुए कोशिका के संगठक का अध्ययन कर रहे हैं। कोशिका के संगठक में अध्ययन करते हुए हम लोग कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से कोशिका की संरचना के बारे में जानकारी दी और इन जानकारी से उनका केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन हम देखते हैं तो वह लिपिड और प्रोटीन से मिलके बना होता है। तो हम लोग बच्चों देखते हैं कि कोशिका झिल्ली की संरचना कैसी होती है। कोशिका झिल्ली की संरचना का अध्ययन हम लोग करें। जिस मॉडल का हम लोग अध्ययन करेंगे उसका नाम है सिंगर एवं निकोलसन मॉडल। अब चूंकि जानकारी हमें पहले से प्राप्त है कि यह कोशिका झिल्ली जो है लिपिड से मिलके बनी होती है और लिपिड की संरचना कुछ इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं बच्चों। यह फॉस्फेट ग्रुप उसका हेड हो जाता है और एक इसका टेल हो जाता है और एक तरह इस तरीके से। तो ये हमारे लिपिड है और प्रोटीन की बनी हुई है। प्रोटीन है तो प्रोटीन हमारा कई प्रकार का है। ग्लोबुलर प्रोटीन है, टनल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है। इस तरीके का अलग अलग प्रोटीन हमारे पास मौजूद है और भी अलग अलग साइज एंड शेप में प्रोटीन हमारे कोशिका में पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये सब प्रोटीन है। तो अब देखिए कि सिंगर एंड निकोलसन ने कहा कि लिपिड बाइलेयर है, मतलब लिपिड का 2 लेयर है। और लिपिड का 2 लेयर किस तरीके से है कि एक लेयर इस तरीके से लिपिड का बना हुआ है और इसी तरह से एक और लेयर जो है नीचे के तरफ से लिपिड का बना हुआ है। और कुछ प्रोटीन जो है इसके सरफेस पे मौजूद हैं। कुछ प्रोटीन इसमें आर पार लिपिड से आर पार कर गए हैं और कुछ प्रोटीन जो हैं धंसे हुए हैं, इनमें धंसे हुए हैं। तो धंसे हुए हैं तो प्रोटीन को कुछ इस तरीके से बना देते हैं, मतलब वह आर पार पूरा इस लिपिड बाइलेयर के आर पार नहीं गए। इस प्रकार से बच्चों कुछ अंदर के तरफ भी हैं प्रोटीन, सरफेस पे प्रोटीन है। अब देखिए इसको अगर हम लोग देखें तो कुछ डॉट 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 करके इस तरीके से हम पूरी संरचना नहीं बनाएंगे, देखेंगे। और ये समझ लीजिए कि यह कोशिका के अंदर का भाग है। यहाँ पर इधर कोशिका द्रव्य है, इधर कोशिका द्रव्य है और इधर कोशिका के बाहर, कोशिका द्रव्य के बाहर इधर समझ लेते हैं जल है और भी जल है, लवण है और भी अन्य पदार्थ हैं
जल, लवण, अन्य पदार्थ कोशिका के बाहर है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यह जो कोशिका झिल्ली हम लोगों ने देख रहा था, अभी कोशिका झिल्ली घेरे हुए रहती है कोशिका द्रव्य को, तो उस कोशिका झिल्ली की यह संरचना के बारे में बताया गया है कि यह संरचना कैसी है, लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। कैसी बनी हुई है? लिपिड बाइलेयर है। लिपिड बाइलेयर कहने का मतलब लिपिड के दो लेयर हैं। तो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एक लेयर ऊपर वाली हो गई और एक लेयर नीचे वाली हो गई, और इसमें प्रोटीन भी है। तो प्रोटीन अलग अलग के हैं। देखिए, यह प्रोटीन सरफेस पर है, किधर है? बाहर के तरफ। यह बाहर है और सेल के बाहर है, कोशिका के बाहर है, और ये भीतर वाला भाग है, कोशिका के भीतर वाला भाग है। तो कुछ प्रोटीन जो है सिर्फ सरफेस पर है। देखिए, कुछ कोशिका के बाहर वाले कोशिका झिल्ली के बाहरी सतह पर है और कुछ कोशिका झिल्ली के आंतरिक सतह पर है। कुछ प्रोटीन जो है धंसे हुए हैं, मतलब ठीक उसी तरीके से धंसे हुए हैं जैसे आप लोग केक में चॉकलेट कैंडल वगैरह डाला हुआ रहता है या चॉकलेट चिप्स वगैरह डाला हुआ रहता है, उसी प्रकार से यहाँ पर धंसे हुए हैं। और कुछ प्रोटीन जो है वह आर पार हो गए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रोटीन भी तीन तरह के हैं। एक पूरा क्रॉस कर गए हैं, एक सरफेस प्रोटीन है, एक चैनल प्रोटीन है, या इसको टनल कहते हैं, सुरंग के तरह बन गया है। यहाँ पर दो प्रकार के प्रोटीन रहेंगे, इसमें बीच से बहुत सारे चैनल्स जो रहते हैं, यहाँ से होके मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाते हैं, और इस प्रकार से एक अलग है। और चूंकि यह लचीली व्यवस्था है, यह देखिए आप लिपिड का जो दो यहाँ पर कार्बन चेन है, कार्बन चेन से बना हुआ ये लॉन्ग, इसका जो पैर जैसा लग रहा है, ये कार्बन चेन का बना हुआ है। तो यह पूरी तरीके से क्लोज पैकिंग नहीं है। क्लोज पैकिंग नहीं होने के कारण यह लचीली संरचना है, और इसकी मोटाई 75 एंगस्ट्रम के बराबर है। और इसी की जानकारी हमें किसने दी थी? सिंगर एंड निकोलसन ने दी थी। तो सिंगर एंड निकोलसन के मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। प्रोटीन इसमें कुछ सरफेस पर हैं, कुछ धंसे हुए हैं, और कुछ प्रोटीन जो है आर पार कर गए हैं। तो अलग अलग के हैं, या पेरिफेरल प्रोटीन बन गए और यह टनल प्रोटीन बन गया। ये प्रोटीन कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन भी हैं और कुछ चैनल प्रोटीन भी हैं। ग्लोबुलर कहने का मतलब वो गोलाकार रूप में है, और कुछ चैनल की तरह बने हुए हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से सिंगर एंड निकोलसन मॉडल ने यह बताया कि कोशिका झिल्ली जो है लचीली है और लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। बच्चों, कोशिका झिल्ली की संरचना के बाद अब हम लोग चलते हैं कोशिका झिल्ली के कार्य की तरफ, कि कोशिका झिल्ली क्या कार्य करती है। कोशिका झिल्ली के कार्यों को हम लोग देखते हैं। कोशिका झिल्ली के कार्य, कोशिका झिल्ली के कार्य की तरफ देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, यह कोशिका झिल्ली जो है पारगम्य है, और हमने आपको बताया कि यह कुछ पदार्थ को, कुछ सिलेक्टिव पदार्थ को अपने से होकर गुजरने देती है। तो यह पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण करती है। अर्थात ऐसा नहीं है कि जिस पदार्थ को भी जब मन हुआ वह कोशिका झिल्ली से क्रॉस कर जाए और सेल के अंदर, कोशिका के अंदर पहुंच जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। किस पदार्थ को कोशिका के अंदर जाना है या किस पदार्थ को कोशिका के अंदर से बाहर आना है, इसका निर्धारण कोशिका झिल्ली करती है। जिसकी आवश्यकता होगी वही पदार्थ को कोशिका झिल्ली आवागमन की सुविधा प्रदान करेगी, अन्यथा वह आसानी से कोशिका झिल्ली से होकर आर पार नहीं जा सकते हैं। तो एक तरह से यह
क्या करता है बच्चों, गार्ड का काम करता है। यह नियंत्रण करता है कि किस पदार्थ को कोशिका के अंदर या कोशिका के अंदर से कोशिका के बाहर आना और जाना है। तो इसलिए यह पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण करती है। दूसरा बच्चों, चूंकि यह लचीली होती है, अभी हमने आपको बताया कि लिपिड बाइलेयर है और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है और यह पूरी तरीके से पैक नहीं है, लचीली है। लचीली होने के कारण कोशिका के आकार में परिवर्तन होता है। तो कोशिका जरूरत के अनुसार कोशिका के आकार में परिवर्तन करती है। जरूरत के अनुसार कोशिका के आकार में परिवर्तन करती है। यदि कहीं पर ज़रूरत है कोशिका को फैलने की, कोशिका झिल्ली को बड़ा होने की, अंदर ज़्यादा फ्लूइड हो गया है, कोशिका द्रव की मात्रा ज़्यादा हो गई है, तो यह कोशिका झिल्ली फैल जाएगी। कहीं ज़रूरत है इसको सिकुड़ने की, तो वह सिकुड़ जाएगी। इस प्रकार से यह कोशिका के आकार में परिवर्तन करती है, या यूँ कहे कि कोशिका के आकार को भी यह नियंत्रित करती है। और इस प्रकार से यह कोशिका झिल्ली जो है पदार्थों के आवागमन में नियंत्रण और आकार में नियंत्रण या परिवर्तन करती है। साथ साथ अणुओं का जो कोशिका झिल्ली से होकर आना जाना है, इसे हम लोग एक अलग वैज्ञानिक भाषा में उसका अलग नाम देते हैं। उसका नाम है परासरण। परासरण क्या है बच्चों, इसको समझते हैं। जब कोई भी पदार्थ अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कोशिका झिल्ली से होकर गुजरता है, तब उस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। एक और प्रक्रिया है जिसे हम लोग विसरण के नाम से जानते हैं। एक और प्रक्रिया है विसरण के नाम से जिसे जानते हैं। इसको भी सुन लेते हैं और फिर दोनों में अंतर देखते हैं। जब कोई पदार्थ अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है तो उसे विसरण कहते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? यहाँ भी पदार्थ कहाँ जाएगा? उच्च सांद्रता से कहाँ जाएगा? निम्न सांद्रता की ओर। कहाँ गमन करेगा? निम्न सांद्रता की ओर। परंतु बीच में क्या है? बीच में एक लेयर है। यह लेयर है कौन? यह लेयर है कोशिका झिल्ली। यानी कि जब कोई भी पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कोशिका झिल्ली से होकर गमन करती है तो उसे परासरण कहते हैं। ठीक। अब यदि कोई पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करती है, बीच में कोई कोशिका झिल्ली इसमें रोल प्ले नहीं करती है, भाग नहीं लेती है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग विसरण कहते हैं। तो बच्चों, परासरण और विसरण आप अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि अक्सर नहीं समझने पर यह कन्फ्यूजन पैदा करता है दोनों एक ही चीज़। क्या है? उच्च सांद्रता, कोई भी पदार्थ जो है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाते हैं, मूव करते हैं। यहाँ पर भी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाते हैं, परंतु परासरण में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाने में किससे होता है? पदार्थ कोशिका झिल्ली से होकर गुजरते हैं, तो यह परासरण हो गया। और उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं बिना कोई झिल्ली से गुजरे हुए, तो उसे हम विसरण कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, कोशिका के अंदर पदार्थों का आवागमन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? विसरण द्वारा या परासरण द्वारा? तो आप विसरण भूल कर भी वहाँ पर नहीं चुनेंगे, क्योंकि विसरण में
कोशिका झिल्ली नहीं है, और जब कोशिका की बात आ रही है तो कोशिका झिल्ली उपस्थित रहेंगे। इस प्रकार से किसी भी कोशिका के अंदर पदार्थों का आवागमन परासरण विधि द्वारा होता है। अब बच्चों आगे बढ़ते हुए जरा हम परासरण और विसरण में अंतर देख लें, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि आप परासरण और विसरण में अंतर बताइए, दोनों से क्या समझते हैं। तो मोटा मोटी हम यहाँ पर परिभाषा तो देख लिए, कैसे कहते हैं ये देख लिए, और भी जरा दोनों का हम विस्तृत रूप से देख ले कि परासरण और विसरण में क्या अंतर है। तो झिल्ली के मुख्यतः कार्य यही है कि आवागमन पर नियंत्रण करती है और कोशिका के आकार में परिवर्तन करती है या आकार पर भी नियंत्रण करती है। अब जब कोशिका झिल्ली से होकर पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं तो उसे परासरण कहते हैं, और जब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बिना कोई झिल्ली के गमन करते हैं तो उसे विसरण कहते हैं। आइए देखते हैं हम लोग परासरण और विसरण में क्या अंतर है। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं परासरण और विसरण में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग समझें, यहाँ पर एक तरफ लिखते हैं विसरण और एक तरफ लिखते हैं परासरण। चूँकि अंतर लिखना है हमें, इसलिए बीच में लाइन खींचेंगे। पहला पॉइंट कि पदार्थों का गमन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ स्वतः होता है। अच्छा, एक यहाँ पर बात है बच्चों, सांद्रता में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है। इसको जरा सा हम समझा दें कि सांद्रता कैसे कहते हैं। इसको समझिए कि मान लीजिए कि आपके पास 2 कप में पानी रखा हुआ है, 2 कप में पानी रखा हुआ है। ऐसे यहाँ पर समझ लीजिए कि एक कप में पानी रखा हुआ है और ये भी, यह गिलास मान लीजिए जो भी है, और इसमें 1 चम्मच नमक डालें और इसमें 2 चम्मच नमक डालें, इसमें भी नमक डाले हैं और इसमें भी नमक डाले हैं, और पानी की मात्रा दोनों में समान है। मान लीजिए कि इसमें 50 ml है और इसमें भी 50 ml है। तो अब आप बता सकते हैं कि किस गिलास का पानी ज़्यादा नमकीन होगा। आप कहेंगे सर चूँकि दूसरे गिलास में आपने 2 चम्मच नमक डाला है इसलिए दूसरे गिलास का पानी ज़्यादा नमकीन होगा। बिल्कुल, विज्ञान की भाषा में भी यही कहेंगे कि दूसरा वाला जो ग्लास है उसकी सांद्रता अधिक है, गाढ़ापन उसका ज़्यादा है पहले के तुलना में। अब आपसे पूछा जाए कि इसी प्रकार से दूध और शहद में कौन ज़्यादा गाढ़ा होगा, तो आप तुरंत बताएंगे कि सर शहद ज़्यादा गाढ़ा होगा। तो वहाँ पर गाढ़ापन अलग है, उसको विस्कोसिटी अलग नाम देते हैं। यहाँ पर सांद्रता से मतलब है कि उसमें घुले हुए पदार्थ 2 चीज़ होते हैं, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। ठीक, विलेय जो घुलने वाला होता है और विलायक जिसमें पदार्थ घुला होता है, और जब इन दोनों को मिश्रण बनाते हैं, दोनों एक दूसरे में विलायक में घुल जाते हैं, तब विलयन तैयार होता है। तो ये सब आप केमिस्ट्री में सीखे होंगे और चर्चा उस वहाँ पर हुई होगी, अगर नहीं हुई होगी तो हम शॉर्ट में आपको बता दिए। तो पदार्थों का गमन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ स्वतः होता है, इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ भी पदार्थों का गमन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ ही होता है, परंतु यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोशिका झिल्ली की सहायता से होता है। तो हम इसे लिखते हैं कि पदार्थों का
गमन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ कोशिका झिल्ली की सहायता से होती है। कोशिका झिल्ली की सहायता द्वारा होती है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, जब यहाँ पर स्वतः गमन होगा तो यह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आ रही है, तो दोनों तरफ की सांद्रता बराबर हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर भी वही कार्य होगा। दोनों तरफ की सांद्रता बराबर हो जाएगी। यह विसरण जो है ठोस पदार्थ में भी हो सकता है, द्रव पदार्थ में भी हो सकता है और गैस पदार्थ में भी होता है। यानी कि ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में संभव है। परंतु परासरण केवल द्रव अवस्था में होती है। द्रव अवस्था में होती है। और यहाँ पर विलेय एवं विलायक दोनों गमन करते हैं। दोनों गमन के लिए स्वतंत्र हैं। परंतु यहाँ केवल विलायक गमन करते हैं। विलेय नहीं करते हैं। इस प्रकार से आप देखिए, यहाँ पदार्थों का गमन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ स्वतः हो रही है और यहाँ कोशिका झिल्ली की सहायता से हो रही है। जब गमन होगा तो दोनों तरफ की सांद्रता, मतलब जिधर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ आ रहा है तो दोनों ओर की सांद्रता बराबर हो जाएगी। यहाँ पर भी वही काम होगा, दोनों तरफ की सांद्रता बराबर हो जाएगी। विसरण ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में संभव है, परंतु यह केवल द्रव अवस्था में ही होती है। परासरण केवल द्रव अवस्था में होती है। और
यहाँ पर विसरण में विलेय एवं विलायक दोनों गमन के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु यहाँ केवल विलायक गमन करते हैं। अब बात यहाँ आती है बच्चों की कोशिका में किस विधि से पदार्थों का आवागमन होगा, तो वह परासरण विधि है। मान लीजिए बच्चों कि यह एक कोशिका है। जब कोशिका से पदार्थ बाहर की तरफ आएगी तो इसे हम लोग कहेंगे बाह्य परासरण, और यदि कोई बाहर से अंदर की तरफ जाएगी तो इसे कहेंगे अंतः परासरण। तो परासरण भी दो प्रकार के हो गए, बाह्य परासरण और अंतः परासरण। यदि कोशिका के अंदर से पदार्थ बाहर की तरफ गमन कर रहे हैं, विलेय बाहर की तरफ गमन कर रहे हैं, तो उसके बाह्य परासरण कहेंगे। और जब कोई बाहर से कोशिका के अंदर जा रहा है तो उसे हम लोग अंतः परासरण कहेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि कोशिका झिल्ली से किस प्रकार से पदार्थों का आवागमन होता है, और वह आवागमन परासरण विधि द्वारा होगा। और परासरण भी दो प्रकार के हो गए, बाह्य परासरण और अंतः परासरण। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को कोशिका झिल्ली की संरचना, उनके कार्यों और किस प्रकार से होकर उनके पदार्थ उनसे होकर गुजरते हैं, इन सब बातों पर आपकी समझ विकसित हुई होगी और आप इन्हें अभ्यास कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।